सोहेल साहब ये कह रहे थे ना, जब तक कुछ टेंजिबल नहीं है, ही विल स्टिल टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। सोहेल साहब कुछ कहना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? नहीं, देखें, हुमा साहब बातें सही कर रही हैं, बिल्कुल होना चाहिए ये। और बट हमने ये देखा है ना, ये कि माजी में दो जी। तीन साल पहले हमें बड़ा लगाव था सऊदी अरेबिया से, उसकी पता नहीं $10 बिलियन की रिफाइनरी आनी थी, बहुत सारी चीजें होनी थी। तो हम बातें जरूर करते हैं, बट वो इम्प्लीमेंटेशन थोड़े सी कमजोर रहती है। तो सोहेल साहब, सॉरी, लेट इफ आई मे, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं वो हूँ, मगर क्योंकि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो रही हैं, होती आ रही हैं। हमने, आपने खुद कहा कि चाइनीज पावर प्लांट लगे हैं 10 साल में, अमेरिका नहीं लगा। तो लेट्स सी, अभी पीआईई की प्राइवेटाइजेशन है, डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन है, बहुत सारी पाकिस्तान में एमएनए ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। फिर ये ऑयल ब्लॉक की भी जो बोली है वो भी लगेगी। तो हम देखते हैं 2-3 माह में पता चल जाएगा कि ये जो सारी चीजें हैं, क्या ये ग्राउंड रियलिटी हैं, क्या ये पाकिस्तान की माशी हालात बदलती हैं, ये पाकिस्तान में गुर्बत मिटाने में काम आती हैं कि नहीं आती हैं। पिछले 10 साल में तो हमने ये होता हुआ कम से कम अमेरिका की तरफ से नहीं कुछ देखा। ऐड भी करना चाह रही हैं हुमा साहबा? जी, ये कहना चाह रहे थे सोहेल साहब कि अगर आप दूसरे ममालिक के साथ कंपेयर करें तो ऐसा हमारे ट्रेड एग्रीमेंट्स कोई नहीं हुए। दिस इज अ सॉलिड एग्रीमेंट एंड आई एम होपिंग, बिकॉज अभी डिटेल्स नहीं आए हैं बाहर, एंड आई एम होपिंग इट इज टाइम बाउंड एंड दे शो कि इसके फेजेस किस तरह आगे चलेंगे। इवन सऊदीया को आपने मेंशन किया, यस अनाउंसमेंट्स थे, बट देयर वाज नो ट्रेड एग्रीमेंट एज सच। दिस इज अ सॉलिड ट्रेड एग्रीमेंट विद अ स्लैश ऑफ tariffs, for the largest market in the world. So I take it very positively as a business person. I think it's a great opportunity on the horizon. Yes. अच्छा, SMEs को लिए थोड़ा सा एब्सोल्युटली। अच्छा, एक तो चीज़ हमने कर ली कि इम्प्लीमेंटेशन में आगे बहुत चैलेंजेस हो सकते हैं और किस तरह से उसको मैनेज करना एक बड़ा सवाल है। एजाज सैयद साहब, रिलेशनशिप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं चीन के साथ, जो कि ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, इकोनॉमिकली हमारे साथ हमेशा खड़ा भी रहा है, बट अब ये जो नई मार्केट में हम टैप इन किए हैं, अमेरिका, क्या आपको लगता है ये बड़ी स्लिपरी स्लोप होगी, ये मुश्किल काम होगा, या फिर पाकिस्तान कर लेगा? मुश्किल काम तो है अलीना, और अभी जो सोहेल साहब ने कही बात के इम्प्लीमेंटेशन हमेशा हमारे यहाँ एक चैलेंज रही है। आप देख लीजिए कि ग्वादर पोर्ट जो है वो चीन ने बनाया था। ज़ाहिर है हमारी भी उसमें एक रोल था, लेकिन हम ग्वादर पोर्ट से जो फ़ायदा लेना चाहते थे वो नहीं ले पाए, क्योंकि जो हमारी तरफ का काम था वो शायद उस तरीके से नहीं हुआ जो होना चाहिए था। अब हम ज़्यादा डिपेंड क्या कर रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, लेकिन जो सबसे अहम बातें जो पाकिस्तान की लोकल इकॉनमी के वाले से हैं वो दो हैं कि क्या हम अपना टैक्सेशन सिस्टम ठीक कर रहे हैं, क्या हम लोकल जो प्रोडक्ट है वो उसका म्यार इतना अच्छा कर रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट कर सकें, और जिसके नतीजे में अब हम अपनी एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ा सकें और अपनी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट के दरमियान एक रीजनेबल बैलेंस लेके आएँ जिससे मुल्क की मईशत ठीक हो। तो ये एक बड़े बड़े सवाल हैं। एट द सेम टाइम जो टाइट रोप पे चलने के मुतरादिफ है ये सारा मामला, आल्दो इसमें कोई शक नहीं है कि इस दौर में हम देख रहे हैं कि हालिया महीनों सालों में पाकिस्तान ने जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बड़े टेंजिबल और दुरुस्त समत के ऊपर कदम उठाए हैं। आप देख लीजिए हालिया जो दो बड़े वाक़यात हैं, एक पाकिस्तान इंडिया स्टैंड ऑफ और एक इसराइल ईरान स्टैंड ऑफ, जिसमें अमेरिका, दोनों स्टैंड ऑफ्स में अमेरिका एक स्टेक होल्डर था, दोनों स्टैंड ऑफ्स में चीन एक स्टेक होल्डर था। देखिए इस खित्ते में जो कहते हैं ना कि राइजिंग एशिया, तो राइजिंग एशिया है। क्यों राइजिंग एशिया है? क्योंकि इस खित्ते का सर जो राइजिंग कर रहे हैं, जहां बात करें एब्सोल्युटली मेक सेंस, बिल्कुल सही, लेकिन चीन उस तरह से शराकतदार नहीं था जिस तरह से अमरीकी था। हैविंग सेड दैट सर, कहीं बड़े सादा अल्फाज में मैं आपसे पूछ लेती हूँ सवाल, चीन यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही थी उसका फ्रूट रीप करने का अकेला हकदार था। अब अमेरिका जब यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा, ऑब्वियसली पाकिस्तान भी वहाँ पर कुछ करेगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं क्रिएट होंगी? कहीं ये तो नहीं होगा चीन को कि भाई वी वांटेड टू टैप इनटू दिस, व्हाई इज इट गोइंग टू अमेरिका? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमीज की जंग है ना, दोनों ने एक दूसरे के सामने खड़ा होने। देखिए चीन जो है ना, इस एतबार से चीन की क्लैरिटी मौजूद है कि चीन चाहता है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात हों और पाकिस्तान माशी तौर पे मजबूत हो। बेशक अमेरिका इन्वेस्टमेंट करे,
ठीक है। चीन की जो क्लैरिटी है वो अपने मंसूबों के हवाले से बड़ी क्लियर है। वो ये कहते हैं कि आप जिसके साथ मर्जी ट्रेड करें। चू इन लाई, आपको पता है चीन के प्रेसिडेंट थे, उनसे पाकिस्तानी एक सरबराह ममलिकत मिलने गए तो उन्होंने एट दैट टाइम बात की कि हमें अमेरिका से कुछ ऑफर्स हो रही हैं तो हम हो जाएं। तो उन्होंने बड़ी तारीखी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि आप अमेरिका के करीब हों, क्योंकि आप अगर अमेरिका के करीब होंगे तो हम ये समझेंगे कि हम ही अमेरिका के करीब हुए हैं, तो हम उससे फ़ायदा लेंगे। चीन कंसर्न्ड है अपने मंसूबों के वाले से जो इस खत्ते में वो कर रहा है। चीन उनमें कोई रखना नहीं देखना चाहता। हाँ, एक बात को वो इंश्योर ज़रूर करना चाहता है कि आप अमेरिका को अगर बुलाते हैं या किसी भी और मुल्क को बुलाते हैं, उनके मंसूबों को सिक्योरिटी पूरी दी जाए, उनके साथ जो वादे वईद पाकिस्तान की साइड से किए गए हैं वो पूरे किए जाएं। अगर आप उनको सिक्योरिटी देते हैं, उनके मंसूबों पर उनसे तावन करते हैं और जो कमिटमेंट उनके साथ पूरी करते हैं, तो चीन को कोई मसला नहीं होगा। और पाकिस्तान जो भी कदम उठाता है अलेना, वो ये पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का और फॉरेन पॉलिसी का एक SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, कि वो अमेरिका के साथ कोई भी काम करने लगते हैं तो सबसे पहले वो चीन को एतमाद में लेते हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं। मतलब इस चीज़ के ऊपर भी पूरी तरह से चीन ऑन बोर्ड होगा, उनको पता होगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बिल्कुल चीन ऑन बोर्ड होगा। और अगर पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना जब अभी अमेरिका में गए हैं तो अगर वहाँ पर जो चीज़ें नई तय हुई हैं, अगर चीन को उसके बारे में इल्म नहीं है, तो पाकिस्तान जो ही वो वज़ीर ख़जाना वापस आते हैं या कोई और वफूद भी जाते हैं, तो ये पाकिस्तान का एक तयशुदा तरीकाकार है कि ये चीन को एतमाद में लेता है। अच्छा। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के जो सिटिंग ऑफिसर्स हैं उनसे मेरी बात होती रहती है इन मौज़ूआत के ऊपर। और पाकिस्तान के फॉरेन जो डिप्लोमेट्स हैं जो चीन में सर्व कर चुके हुए हैं, अभी भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, तो मेरी उनसे बात हुई है और होती रहती है इस पे। और ये तो सेट प्रोसीजर, ये तो सेट प्रोसीजर है। ठीक है जी। जुनैद साहब आप कहिएगा, आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान को जो अमरीकी मार्केट है उसमें जाने के लिए किन किन चीज़ों के लिए तैयारी करनी पड़ेगी? पाकिस्तान को किस तरह से अपने आप को ये जो अब अमेरिका की हम पर नज़र पड़ी है, नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट बल्कि एक्सपोर्टिंग उससे लेंस से, क्या चीज़ें हैं जिनको ख़ास तौर पे नज़र में रखना पड़ेगा? जी अलीना साहब, देखें हमारी नज़र, हम अभी नज़र में नहीं आए। हम अभी जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी जो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है वो हमारे लिए USA ही है। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है हम इसको प्रैक्टिकल और ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ इस 19% को लें। और जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर है टेक्सटाइल सेक्टर, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे पास जो रॉ मटेरियल का क्राइसिस है, अभी हम फ्लड की वजह से 50% कॉटन जो है अपनी इंपोर्ट कर रहे हैं। नंबर 1, हमें उसका जो है वो देखना चाहिए कि हम किस तरह से अपने वाटर मैनेजमेंट को करें लॉन्ग टर्म में। और साथ साथ एनर्जी क्राइसिस जो है जो हम फेस करते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट कहता है कि जी सप्लाई चेन एनर्जी की जो हमारे पास ना बिजली है ना गैस है काम करने के लिए, और आप कहते हैं कि एक्सपोर्ट टारगेट, नए एक्सपोर्ट टारगेट को जो अचीव करे एक्सपोर्टर, तो आप हाथ पैर बांध के जो कहते हैं जी तैराकी करें। तो इन चीज़ों के लिए हमें जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए। और साथ साथ देखिए ना, हम कहते हैं कि जब इंडस्ट्रियलिस्ट ऑल्टरनेट मेथड के ऊपर एनर्जी जब जनरेट करना शुरू कर देता है तो आप उसको फिर हैवीली टैक्स करना शुरू कर देते हैं। तो जो सेक्टर आपका जो है वो बूमिंग सेक्टर होता है एक्सपोर्ट में, हमारा इस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर है, तो आप उसको सपोर्ट करें, न कि उनके साथ बहुत सारी चीज़ों में। हमारी देखें बजट में जिस तरह की जो पॉलिसीज आई हैं और जो लॉज आए हैं उसमें हेड ऑन हो गए कि जी ये काम होगा तो गिरफ्तार कर लेंगे, 2 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन होगी तो वो उस पर टैक्स इतना। तो ये स्मॉल मीडियम और लार्ज एंटरप्राइजेस के लिए देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाइन नंबर 1 ये फैसिलिटेट करें एक्सपोर्टर को भी, और साथ साथ उसकी इंसिलरी जो एक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री चलती है टेक्सटाइल की, तो उसके साथ 30-40 और इंडस्ट्री के बटन, धागा बनाने वाला, बुकरम बनाने वाला, कार्टन बनाने वाला, पैकिंग, ये सारे उसके साथ जो है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। तो ये एक चेन है। तो हमें जो है वो फेडरल सेक्टर पे और इंडस्ट्रियल सेक्टर पे दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। हमको चाहिए कि आपस में बैठे जिम्मेदारी तय करें, टारगेट और गोल ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर होना चाहिए और उसके लिए वे फॉरवर्ड क्लियर होना चाहिए। और
लोग काम कर रहे हैं। जुनैद साहब, ये भी थोड़ा सा हमें बताइएगा, क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अलावा कोई और इंडस्ट्री भी है जिसको टैप कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रोस्पेक्ट? जी मैं ऐड कर दूं अगर? जी सर, एक सेकंड जुनैद साहब। जी देखिए, यूएसए जो है ना वो रिलेटिवली बड़ी इजी मार्केट है। आपको आसानी से ट्रैवल, देखिए आसानी से जाएं, ट्रैवल करें, जबान का कोई मसला नहीं है आपको। आप यूरोप में ये काम करने जाएंगे आपको बहुत तकालीफ होंगी, तो आपको और फिर आप जब टैप करने की बात करते हैं तो मैं आपको अर्ज करूं कि अभी एक मिसाल एक दिन पहले ही मैंने दी कि देखें अमेरिका में एक बिजनेस है वो सुवेनियर का, हम तो आईटी सेक्टर की बहुत बात करते हैं। मैंने उनसे कहा कि देखें टेंजिबल गुड्स की अगर बात करें ना तो सुवेनियर्स वहाँ हर एक रेस्टोरेंट पे आप विजिट करें, किसी जगह जाएं, वो सुवेनियर आपको देते हैं। एक बिजनेस हमने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, किसी को गाइड किया कि यार हमारे जितने जो कल्चर है उसको मिनिएचर में आप कन्वर्ट करें। आप अजरक बनाते हैं, मिनिएचर बनाएं, टोपी, आप जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, और आप काम शुरू करें यूएस कनाडा में। इस आइडियाज हमारे पास हैं, उनको जो है ना, और वहाँ पे मार्केट मौजूद है। अमेरिका का देखिए काम करने का जो वहाँ तरीका है ना, उनके यहाँ सेल्स एक्सपोजिशन बहुत ज्यादा है। वो हमेशा उनका पूरा कैलेंडर प्लान होता है हर सेक्टर में, तो उसमें लोग जाते हैं और वो स्मॉल मतलब बिल्कुल स्टार्टअप स्केल वाले भी और लार्ज भी। तो हमें इन एरियाज को जो एक्सप्लोर करना चाहिए, और एक देखिए जब भी वो फेडरल गवर्नमेंट और बिजनेसमैन साथ मिलकर काम करेंगे तो हम ज्यादा सफर जो है ना वो तय करेंगे। ओके वैसे सर कराची चैम्बर्स वालों को 19% के ऊपर थोड़ा एतराज़ है। मैं सुन रही थी उनके प्रेसिडेंट की बात, वो कहते हैं कि इससे अच्छा रेट मिल सकता था अगर हुकूमत सही तरह से नेगोशिएट करती। 19% पे तो वैसे भी ना जाते तो आ ही जाना था। आपने कहा कोई एतराज़ नहीं है, ये दोनों में या गानगत ना होने की वजह? मैंने ये कहा कि प्रैक्टिकल और ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखें, जो मिल गया उसके ऊपर काम करें। हर आदमी का अपना एक मिजाज होता है, उस पर वो बात करता है, तो उन्होंने यकीनन कुछ समझ के इसको एतराज उठाया हो। फेयर इनफ जुनैद साहब।